नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। डीआरडीओ बना रहा मीडियम वेट फाइटर जेट, लगाए जा सकेंगे 13 हथियार, 2026 में पहली उड़ान। एलसीए MK2 यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, डीआरडीओ लेबोरेटरी डिफेंस PSU, CEMI, LAC, NFTC के अधिकारियों की मीटिंग हुई। यह एक उच्च स्तरीय रिव्यू मीटिंग थी जिसमें LCA के डेवलपमेंट पर बातचीत की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मीटिंग में यह पता चला है कि अगले 2 महीने में LCA MK2 का पहला प्रोटोटाइप बन जाएगा। साल 2025 से यानी अगले साल से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा, यानी HAL में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। पूरी संभावना है कि 2026 में इस फाइटर जेट की पहली उड़ान पूरी होगी। यह एक मीडियम वेट फाइटर जेट होगा। यह फाइटर जेट वर्तमान LCA यानी तेजस से अपग्रेड होगा। इसमें बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी यानी उड़ान के समय इसकी हैंडलिंग आसान होगी। शानदार एवियोनिक सुइट्स यानी विमान के नियंत्रण के लिए लगाए गए यंत्र, बेहतर सेंसर और ज़्यादा ताकतवर इंजन होगा। यह नई पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। इसके शामिल होने के बाद वायुसेना अपने जगुआर, मिराज 2000, MiG-29 एयरक्राफ्ट्स को हटा देगी। अगला, रूस ने ईरान को दिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाक दे सकता है शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान इस बात की तैयारी में है कि वो इजराइल पर हमला करे। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने मिडल ईस्ट में कई जगहों पर अपने डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, सैनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इजराइल भी जंग के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की मदद के लिए रूस और पाकिस्तान आगे आए हैं। रूस ने ईरान को कई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। रूस ने ये काम 15 साल बाद किया है। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं पाकिस्तान अपनी सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 ईरान को देने की योजना बना रहा है। आइए जानते हैं पहले पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल की ताकत। शाहीन 3 ये पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। 19.3 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है, यानी इजराइल क्या इसके आसपास का बहुत बड़ा इलाका इसकी रेंज में आ जाएगा। यह निर्भर करता है कि वह ईरान इस मिसाइल को अपने किस इलाके से दागता है। यह एक मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर चलती है। इसकी गति या फिर मारक क्षमता के बारे में किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया गया। पाकिस्तान ने इसका आखिरी परीक्षण 9 अप्रैल 2022 को किया था। अगला, बांग्लादेश में नाराज भीड़ ने अब सेना के काफिले पर किया हमला। कई घायल कर रहे हैं ये मांग। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन जाने के बाद भी हिंसा और प्रदर्शन का दौर जारी है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने कड़ी निंदा की है। इसके बावजूद देश में हिंसा की खबरें मिल रही हैं। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने गोपालगंज इलाके में सेना पर हमला कर दिया, जिसमें 5 से ज्यादा सैन्यकर्मी घायल हो गए हैं। शनिवार को सेना के जवानों और अवामी लीग के समर्थकों के बीच हुई तीखी झड़प के बाद भीड़ ने सेना के एक वाहन को आग लगा दी। इस घटना में सेना के जवानों, पत्रकारों और स्थानीय लोगों सहित करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 को गोली लगी है। घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे सदर उपजिला के गोपीनाथपुर बस स्टैंड पर हुई। बांग्लादेश में हिंसा अब तक जारी है। इस इलाके में पूर्व PM शेख हसीना की देश वापसी हो, इस मुद्दे को लेकर हिंसा और प्रदर्शन के बीच भीड़ ने सेना पर हमला किया और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। अगला, म्यांमार छोड़कर भाग रहे रोहिंग्याओं पर ड्रोन अटैक, महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोगों की मौत। म्यांमार से भाग रहे रोहिंग्याओं पर ड्रोन अटैक में कई दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों की कई फैमिली और बच्चे शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोग शवों के ढेर के बीच में अपने रिश्तेदारों की पहचान के लिए भटकते रहे। चश्मदीदों ने बताया कि लोग अपनों की तलाश के लिए लाशों के ढेर को उलटते पुलटते दिखे। न्यू
एजेंसी रॉयटर्स ने कुछ चश्मदीदों के बयान के आधार पर बताया कि रोहिंग्याओं पर ड्रोन अटैक पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती सीमा पर हुआ। यह हमला म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुआ। इसे अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला माना जा रहा है। इस हमले में एक गर्भवती महिला और उसकी 2 साल की बेटी की भी मौत हो गई है। वहीं इस हमले के लिए म्यांमार की सेना और मिलिशिया ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब रोहिंग्याओं का जत्था बांग्लादेश बॉर्डर के पार जाने का इंतजार कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पर वीडियो में कीचड़ भरे मैदान में शवों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। लोगों के सूटकेस और बैकपैक्स उनके चारों ओर बिखरे हुए थे। हमले में जिंदा बचे 3 लोगों ने कहा कि करीब 200 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घटना के बाद के एक गवाह ने कहा उसने कम से कम 70 शव देखे। रॉयटर्स के मुताबिक यह हमला म्यांमार के तटीय शहर माउंट गडा के ठीक बाहर हुआ। अगला, भारत और सार्क के बीच के साथ अब बांग्लादेश का रहेगा कैसा रिश्ता? मोहम्मद यूनुस का जाने क्या है रुख? बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता के हाथ में इसकी कमान रहेगी। मगर क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले की तरह स्थिर रह पाएंगे? क्या भारत और बांग्लादेश अब भी अच्छे मित्र साबित होंगे? बांग्लादेश का रुख अब सार्क को लेकर क्या होगा? अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भारत के साथ रिश्तों को लेकर क्या कहना है? वे सार्क के साथ अब किस तरह का संबंध रखना चाहते हैं? अब बांग्लादेश की विदेश नीति किस तरह बदलने वाली है? मोहम्मद यूनुस ने शपथ लेने से पहले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को पुनर्जीवित करने का आह्वान करके एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा उठाया है। द इकोनॉमिस्ट टाइम में छपे अपने एक लेख में यूनुस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश की मुक्ति निलंबित सार्क को पुनर्जीवित कर सकती है और इसे हमारे क्षेत्र और उससे परे एकीकरण के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बना सकती है। गौर मतलब है कि सार्क एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी गुट है जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। अगला, शेयर मार्केट में इस हफ्ते क्यों रहा शोर? अगले वीक कैसा रहेगा बाजार? जाने क्या हो निवेशकों की स्ट्रेटेजी। 5 मई को बाजार में बड़ा भूचाल आया था। कमजोर अमेरिकी डाटा और जापान की येन को लेकर आई खबर ने बाजार को जोर का झटका दिया था। हालांकि तब से आज 9 अगस्त के दौरान घरेलू शेयर बाजार ने करीब 1000 अंकों की रिकवरी कर ली थी। इस सप्ताह 5 अगस्त को भी शेयर मार्केट में आई तगड़ी गिरावट के चलते निवेशकों के एक झटके में 17.3 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। 2 अगस्त को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 457.16 लाख करोड़ था। 5 अगस्त को घटकर 440.13 लाख करोड़ रह गया था। इस सप्ताह मार्केट के मुंह के खाने के पीछे अमेरिकी रोजगार डेटा, अमेरिकी की मंदी की आशंका बढ़ने और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ना मुख्य वजह रही। अमेरिका में मंदी की आशंका ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता को झटका दिया। अमेरिका में बेरोजगारी दर पिछले महीने लगभग से बढ़कर 4.3% हो गई है, जो 3 साल के उच्चतम स्तर पर है, जबकि जून में यह 4.1% थी। जुलाई में बेरोजगारी दर से लगातार चौथी महीने वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा कच्चे तेल में भी उबाल देखने को मिला। जापान की मुद्रा येन कैरी ट्रेड को खत्म करना भी वजह रहा। इसका जापानी बाजार पर भी बड़ा असर हुआ। धन्यवाद।